अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और फिर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखें, वेरिएशन जो हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, यानी कि अगर हम फर्ज कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम उन दोनों क्वांटिटीज़ में से किसी एक क्वांटिटी को चेंज करें तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो, जो इनका आपस में रिलेशन होता है वो तो वेरिएशन कहलाता है। अब वो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि अगर दोनों क्वांटिटीज़ में सेम चेंज आए। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि अगर मैं एक क्वांटिटी को उसकी वैल्यू अगर मैं इंक्रीज़ करूं तो दूसरी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो, या अगर मैं पहली की वैल्यू डिक्रीज़ करूं तो दूसरी की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो, तो ऐसा वेरिएशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, और हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, अगर मैं x और y दो क्वांटिटीज़ ले लूँ तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो पढ़ा कैसे जाता है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि जो चेंज y में आएगा वही x में आएगा। अगर y की वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा तो x इंक्रीज होगा, अगर मैं y की वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो x डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। सेकंड होगा इनवर्स। इनवर्स में ये होता है कि अगर मैं एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज करूं तो दूसरी डिक्रीज हो जाए, या अगर मैं एक को डिक्रीज करूं तो दूसरी इंक्रीज हो जाए। आप क्यों कह सकते हैं कि दोनों में अपोजिट चेंज आए, तो ऐसा वेरिएशन क्या कहलाएगा, इनवर्स वेरिएशन। और हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। जब इनवर्स होगा तो वो इस तरह से जियोमीटर में आ जाएगा। अब अगर y इंक्रीज होगा तो x डिक्रीज हो रहा है, अगर y डिक्रीज होगा तो x इंक्रीज हो रहा है। आपके पास डेली लाइफ में ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, आप इनको समझ सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कुछ लेबर है हमारे पास, कुछ मजदूर हैं, वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ से कुछ ईंटें उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर 10 हमारे पास मजदूर हों तो वो जितनी ईंटें जितने टाइम में लेके जाएंगे, ठीक है, अगर मैं उन लेबर की तादाद को डबल कर दूं, अगर मैं 20 कर दूं तो टाइम कितना हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं और वो 5 दिन में कोई काम ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये वर्क आ गया फॉर एग्जांपल, या इसको डेज कह दें, बल्कि इसको मैं डेज कह देता हूँ, और ये हमारे पास ये वर्कर आ गया। ठीक है, अगर 10 लोग 5 दिन में कोई काम ख़त्म करते हैं तो 20 लोग वही काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, यानी कि वो कम हो जाएगा, इसको आप 2.5 कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जब ये वर्कर हमारे पास इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि अपोजिट चेंज आ रहा है। वर्कर बढ़ाने से हमारे पास टाइम कम हो रहा है तो वो जल्दी काम हो जाएगा। तो ये इनवर्स की एग्जांपल है। डायरेक्ट में ये होता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास वर्कर्स हैं यहाँ पर, और आप दूसरी यूं समझ लें कि कोई भी ऐसा काम है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास फर्ज किया 5 लोग हैं और वो 1 घंटे में 100 जो है वो हमारे पास, अगर वो फर्ज किया ईंटें में सपोज कर लेता हूँ, ईंटें तो वो उन्हें उठाने या शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह पे, तो अगर 5 लोग वो 1 घंटे में 100 ईंटें उठाते हैं तो 10 लोग 1 घंटे में कितनी ईंटें उठा लेंगे, 200। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद अगर आप बढ़ाते जाएं तो आपका काम भी बढ़ता जाएगा, इनकी स्पीड से होता जाएगा। तो ये डायरेक्ट की एग्जांपल है। इस तरह से आप अपनी जहन से बेशुमार ऐसे एग्जांपल्स आपको समझ में आ सकती हैं। तो ये था बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास वेरिएशन का, जिसमें हमने दो तरह के वेरिएशन की बात की, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। अब आइए एक्सरसाइज पे 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equal to 8 when x is equal to 2, find y in terms of x, y when x is equal to 5, x when y is equal to 28। तो ये तीन चीजें हमने मालूम करनी है। ये डेटा हमारे पास गिवन है, तो स्टार्ट लेते हैं जरा। तो क्या था क्वेश्चन हमारे पास, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है, y वेरीज डायरेक्टली एज x,
तो इसको कैसे लिखेंगे, y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, डायरेक्ट के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल था। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल, तो साथ में कोई कांस्टेंट आता है जिसको यहाँ पे मैं k कह देता हूँ। तो जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगेगा, तो y इज इक्वल टू kx हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब देखिए उसने कहा था कि y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि ये दोनों दूसरे पे वेरी कर रहे हैं, x और y दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक चेंज होगा तो दूसरा चेंज होगा, तो कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास बन जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 8 इज इक्वल टू k, और ये आ गया x। 2 को इधर लाके डिवाइड करवा दें, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k, तो k मेरे पास आ जाएगा 4। इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, 14 तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, y इज इक्वल टू 4x। ये मेरे पास एग्जैक्ट रिलेशन आ गया x और y का। यहाँ पे तो हमें ये पता कि y और x उस पर डिपेंड करें, लेकिन उसका दोनों का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है कि y जो है वो 4 टाइम्स है x का, यानी कि अगर x 1 होगा तो y 4 होगा, x 2 होगा तो y 8 होगा, x 3 होगा तो y 12 होगा, यानी कि y जो है वो 4 टाइम्स ऑफ x है। तो ये पहला मेरे पास रिलेशन आ गया, पार्ट 1 जो था, मैं इसको यहाँ पे नाम भी देता हूँ पार्ट 1। तो y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने ये करना था, हमें y मालूम करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो अगर x 5 हो तो y कितना होगा, y चेंज होगा, x चेंज होगा, तो मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। यहां पे पुट करके ना x y का रिलेशन यहां पर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी y इज इक्वल टू 4, और x की जगह कितना आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, अगर x 5 हो तो y कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में सिर्फ कि x मालूम करें व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब हम x मालूम करें, y गिवन है, तो क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। ये पुट करने जो x y का रिलेशन है, तो y की जगह आ जाएगा 28, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या बन जाएगी, ये आ गया 28 इज इक्वल टू 4x। 4 को इधर लाके डिवाइड करवा देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 4 जा 28। तो इस तरह से देखिए हमने x और y का रिलेशन मालूम किया। x 5 था तो y की वैल्यू 20 आ गई, और y 28 हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स मालूम कर लिए। ठीक है, इसको नोट करके इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ सॉल्व। इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। ठीक है, ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो स्टार्ट में क्या था हमारे पास, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो ये हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू के टी। ठीक है, उसके बाद था एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 28। तो पुट r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 28। तो ये आ जाएगा, r की जगह आ गया 5, बल्कि सॉरी t इज इक्वल टू सिंपल 8 है, तो r मेरे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k, और t की जगह आ जाएगा 8। तो यहां से k की वैल्यू हो जाएगी 5/8, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस k को पुट कर देते इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू k 5/8
टी, ठीक है, r इज इक्वल टू 5/8 टी। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई r इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये इक्वेशन सबसे पहले मांगी थी, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो r और t की फॉर्म में मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2। फिर उसने कहा कि ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64। तो पुट t इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 5/8 और t की जगह आ जाएगा 64, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। तो r मेरे पास आ जाएगा 5 8 ज़ा 40। ये r की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, t मालूम करना है व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो सेकंड पार्ट में t व्हेन r इज इक्वल टू 20, तो पुट r इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 बन जाएगी, r की जगह आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5/8 t। 20 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी। 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 4 ज़ा 20, तो t की वैल्यू आ जाएगी 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो ये मेरे पास t की वैल्यू भी आ गई। तो हमें r और t की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने खुद करा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया। और यहाँ तक आप देखें, फिर हमने इसके अब ये आगे इसके फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बी आपका असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। v इसके r क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मेरे पास v की वैल्यू क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू k r क्यूब, सेम टेक्निक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। तो अगर r 3 होगा तो v 5 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करते ताकि मुझे k मिले। तो पुट v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k और r की जगह आ जाएगा 3 और उसके ऊपर मौजूद था क्यूब। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k, 3 3 9 9 3 27 और k की वैल्यू आ जाएगी 5/27, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम देके मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो ये मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू k यानी कि 5/27 r क्यूब। तो ये पहले मेरे पास रिलेशन आ गया v और r का, ठीक है। सेकंड हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो अब v की वैल्यू दी हुई है, r मालूम करना है। तो पुट v इज इक्वल टू 625। तो इसकी जगह आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब। 625 मल्टीप्लाई बाय ये 27 इधर जाके तो मल्टीप्लाई होगा और 5 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू r क्यूब, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 12, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 125। तो देखिए ये मेरे पास बचा r क्यूब इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 27। यहाँ से आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे r क्यूब है
तो इसको आप लिख दें 5 क्यूब, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125, और ये आ जाएगा 3 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और आप इसको यूँ लिख सकते हैं आर क्यूब, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखे, दोनों के ऊपर 1 टाइम क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्यूब से क्यूब हो जाएगा कैंसिल, या दोनों तरफ क्यूब रूट लेके आप कैंसिल कर सकते हैं। तो r की वैल्यू बचेगी मेरे पास 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये मेरे पास r 15 आ गया। कब? व्हेन v इज इक्वल टू 625। ठीक है, इसको भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, इसका 6 अगेन होमवर्क आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का, इफ y varies inversely as x and y is equal to 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126। तो अब जो y वो वेरी कर रहा है इनवर्सली एज x, तो इनवर्सली एज x का मतलब क्या हो जाएगा? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये 1/x की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पहले लेक्चर में। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो y इज इक्वल टू k, और ये अपनी जगह पे 1/x यूं ही रहेगा। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब क्या था उसके बाद? y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू k 1 और x की जगह आ जाएगा 2। ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k, तो k मेरे पास आ जाएगा 14। इसको पुट कर देते इक्वेशन 1 में। तो आप देखें, हम एक ही मेथड पहले क्वेश्चन से अप्लाई करें, पहले k निकालते फिर k को इक्वेशन 1 में पुट करते ताकि हमारे पास x और y की फॉर्म में इक्वेशन आ जाए। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 1/x। ठीक है, तो ये x और y का मेरे पास रिलेशन आ गया। उसके बाद अब फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो अब मुझे x की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 126, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 14 और 1/x की जगह आ जाएगा 126। तो इसको कैंसिल करिए जरा, ये 2 के टेबल से, तो 2 7 ज़ा 14 और ये आ जाएगा 63, और 7 1 ज़ा 7 और 7 9 ज़ा 63। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/9। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था, इसको भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10, a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखिए 1 में लिखा हुआ है, एंड a इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो गिवन क्या था मेरे पास? a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आप यूं कह सकते हैं कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो a इज इक्वल टू k, और ये आ जाएगा 1/r², और इसको हम फिर से नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो पुट a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3, तो a की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k 1/r की जगह आ जाएगा 3, और इसके ऊपर हमारे पास था स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू k 1/ और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 इधर आके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई 18। इस k को पुट करते इक्वेशन 1 में, तो 1 मेरे पास बन जाएगी a इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे 1/r² आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास a और r का रिलेशन आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है? r, जबकि a की वैल्यू है 72, तो मैं लिखता हूं पुट
a इज इक्वल टू 72। तो ये आ जाएगा a की जगह मैं लिख दूंगा 72 इज इक्वल टू 18 और ये 1/r²। ठीक है। अच्छा अब देखें जरा r² को अगर मैं इस तरफ ले आऊं, ये डिनोमिनेटर में है तो इधर आके तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ये बन जाएगा r², ये 18 1 जा 18 और 72 वहां जाके तो डिवाइड हो जाएगा। r² डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई और 72 वहां जाके डिवाइड हो गया, तो ये बन जाएगा 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72। तो r² की वैल्यू आ गई 1/4। हमें r मालूम करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो प्लस माइनस के साथ लिखा जाएगा 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। 1 का रूट 1 रहेगा और 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास r की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। Question number 12. V is inversely proportional to r cube and V is equal to 5 when r is equal to 3. Find V when r is equal to 6 and find r when V is equal to 320. तो same method, V is inversely proportional to r cube. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा k और ये साथ में 1/r³। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। उसके बाद V5 when r is equal to 3, तो पुट V is equal to 5 and r is equal to 3, तो ये आ जाएगा 5 is equal to k, 1/r की जगह आ जाएगा 3 और इसके ऊपर है क्यूब, तो ये बनेगा 5 is equal to k 1/3 to the power 3 कितना हो जाएगा 333, तो ये आ जाएगा 27 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी 135। ठीक है, इसको पुट करते इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 135 और 1/r³, तो ये v और r का रिलेशन आ गया r³ का, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले स्टेज में मैंने इनका एग्जैक्ट रिलेशन मालूम कर लिया। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो r अगर 6 है तो v कितना होगा, तो पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 135, 1/r की वैल्यू कितनी है 6 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 216, तो कैंसिल हो रहा है किसी टेबल के साथ। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना, अगर किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है तो कर देना, वरना 3 के टेबल से शायद मैं देख लेता हूँ। 3 के टेबल तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 और 1 तो 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा 3 के टेबल से 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। ठीक है, फर्दर मोर हो जाएगा ये फिर 9 के टेबल से 9 5 जा 45 एंड 9 8 जा 72, तो इस तरह से मेरे पास जो v की वैल्यू बनी वो आ गई 5/8। ठीक है, सेकंड पार्ट में फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320, तो अब हम v की वैल्यू पुट करते हैं, पुट v इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन 2, तो यहां पे आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 135 1/r³, r³ को इधर लाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ये आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 320, तो ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 5 की टेबल से कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 3 7 तो 27
और ये आ जाएगा 5 6 30 2 20, तो 5 4 20। तो ये मेरे पास बन जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 27/64। तो 27 को मैं लिख दूं 3 की पावर 3 और 64 को मैं दूं 4 टू द पावर 3। तो ये आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 3/4 क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब लगा दें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। मैंने इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 4 5 इसी तरह 8 9 11 और 13। ठीक है, जो क्वेश्चन रह गए ये सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 या बल्कि उससे पहले हम 3.5 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3.5 3.7 और 3.2 ये तीनों एक्सरसाइज सेम है। तो मैं 3.2 के बाद 3.5 फिर 7 करूँगा, उसके बाद फिर हम 3.3 पे आएंगे।